Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of Geography. Dear students, the chapter which is going on is India, Natural Vegetation and Wildlife. We are discussing about natural vegetation and wildlife of India. So please be with me for next 30 minutes. Please open your book. Chapter is India, Natural Vegetation and Wildlife. Okay, so natural vegetation and wildlife, we have already discussed few topics in this chapter. Today we will discuss about mountain vegetation. We are discussing about natural vegetation of India. So today we will discuss about mountain vegetation. What is mountain vegetation? So forests in the mountains are distributed according to altitude. फॉरेस्ट जो माउंटेन्स पे हैं वो वहां पर हाइट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है. एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. आपको पता है ना कि आप जैसे से हाइट पे जाओगे, जैसे से ऊपर चले जाओगे, उस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है. क्लियर? व्हाट आई मीन टू से दैट जैसे से आप माउंटेन पे ऊपर की तरफ जाओगे, टेम्परेचर वैसे वैसे कम होता चला जाएगा. तो फॉरेस्ट्स इन द माउंटेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड. हाइट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. द वेजिटेशन इन द माउंटेन्स रीजन्स वेरी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अल्पाइन टाइप्स. ये जो वेजिटेशन है माउंटेन्स रीजन में वो अलग अलग हैं. वो ट्रॉपिकल टाइप से लेकर अल्पाइन टाइप्स तक है. ओके, द शिवालिक्स और द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज आर कवर्ड विथ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स. ये जो शिवालिक्स हैं या हिमालयाज के फुटहिल्स हैं, दोज आर कवर्ड विथ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स. वहां पे आपको किस तरह के फॉरेस्ट मिलेंगे? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स. और इस फॉरेस्ट में साल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री. साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्री है. ठीक है, तो शिवालिक और द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज दे आर कवर्ड विथ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स एंड साल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री. इन द सब ट्रॉपिकल हिल वेजिटेशन, ये जो सब ट्रॉपिकल हिल वेजिटेशन है ना, वहां पे लीव्स जो हैं वो ब्रॉड होते हैं. सो ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज लाइक ओक, चेस्टनट एंड चिर आर फाउंड. सब ट्रॉपिकल हिल वेजिटेशन में ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज लाइक ओक, चेस्टनट एंड चिर आर फाउंड. क्लियर? देन at still higher altitudes, अब अगर उससे हाइट पे गए, there is a belt of coniferous forests in which pine, kedar, silver fir, deodar and spruce are the main trees. अगर आप उससे ज्यादा हाइट पे गए तो वहां पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स हैं जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो पाइन, केदार, सिल्वर फर, देवदार एंड स्प्रूस. These are the main trees of coniferous forests. At the height of about 3,500 meter and above. अब और उससे ऊपर के हाइट पे जाते हैं like 3,500 meter and above, तो वहां पे आपको shrubs and grasses मिलेंगे alpine variety के. So when you will go at the height of about 3,500 meter and above, shrubs and grasses of alpine variety are found. Alpine variety के shrubs और grasses मिलेंगे आपको 3,500 मीटर के हाइट पर. Beyond this belt, the areas are under permanent snow cover. और अगर आप उससे भी ऊपर जाते हैं तो
वो एरिया ऐसा है माउंटेन्स का जो कि परमानेंट स्नो कवर है, वो हमेशा बर्फ से ढका होता है, स्नो से कवर्ड होता है। ठीक है, then the next forests which we are going to discuss is mangrove forests। अब हम मैनग्रोव फॉरेस्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। So mangrove forests are found in areas flooded by high tides of the sea water। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं? वो उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर सी वाटर जो है, सी वाटर का जो हाई टाइड्स है वो फ्लड करता है। सो मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज फ्लडेड बाय हाई टाइड्स ऑफ द सी वाटर। जब सी वाटर में हाई टाइड्स आते हैं और उसके बाद जो एरियाज आसपास के फ्लडेड हो जाते हैं वहां पर मैनग्रोव फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। एंड यू नो दीज फॉरेस्ट्स कैन सर्वाइव बोथ इन फ्रेश एंड साल्टी वाटर। ये जो फॉरेस्ट है ना, ये दोनों वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर चाहे फ्रेश हो या साल्टी हो, दोनों तरह के वाटर में मैनग्रोव फॉरेस्ट्स कैन सर्वाइव। Dense mangrove forests occur along the coastline, tidal creeks, backwaters and salt marshes। ये जो डेंस मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, जो घने मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, दे ऑकर अलोंग द कोस्ट लाइन, वो कोस्ट लाइन के आसपास हैं, टाइडल क्रीक्स के आसपास हैं, बैक वाटर्स के पास में और साल्ट मार्सेस पर हैं। सो डेंस मैनग्रोव फॉरेस्ट्स ऑकर अलोंग द कोस्ट लाइन, टाइडल क्रीक्स, बैक वाटर्स एंड साल्ट मार्सेस। देखो, द लोअर डेल्टा ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स का जो लोअर डेल्टा है, जिसको हम लोग सुंदरबंस भी कहते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। ये जो सुंदरबन है ना, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट्स के ही एग्जाम्पल हैं। और ये कहां मिलेंगे? द लोअर डेल्टा ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के लोअर डेल्टा पर, उन एरियाज को हम सुंदरबंस कहते हैं। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। दिस फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सुंदरी ट्रीज, और इन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा आपको सुंदरी ट्रीज मिलेंगे, और इसी सुंदरी ट्रीज के नाम पर इस एरिया का नाम सुंदरबंस पड़ा। सो द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सुंदरी ट्रीज फ्रॉम विच द नेम सुंदरबंस हैज बीन डिराइव्ड। The trees provide hard, oily and durable wood। ये जो ट्रीज है ना, इससे हार्ड, ऑयली और ड्यूरेबल वुड मिलते हैं, which is used in construction works and making boats। जिनका यूज किस में करते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क्स में करते हैं और बोट्स बनाने में करते हैं। So the trees provide hard, oily and durable wood, which is used in construction works and making boats। Now we will discuss about importance of forests। Look dear students, as you know that forests are very important, है ना? They are the base of survival of human beings। Forests are very important. So those importance we are going to discuss। With about 17% of world's total population, India has nearly 2% of total forests। Look this mismatch। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, 17%। बट अगर फॉरेस्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड के टोटल फॉरेस्ट्स का केवल 2% फॉरेस्ट्स इंडिया में है। So according to the national forest policy, इंडिया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाता है, तो according to the national forest policy,
the minimum desired area under forest cover should be about 33%. अगर हम अपने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें तो इंडिया के पास कम से कम कितना फॉरेस्ट होना चाहिए टोटल एरिया का? तो इंडिया के टोटल एरिया का कम से कम 33% एरिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। कम से कम इतना एरिया फॉरेस्ट से जरूर से कवर होना चाहिए, ये एक आइडियल कंडीशन है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में एक्चुअली कितना एरिया फॉरेस्ट कवर्ड है, तो इंडिया लैग्स बिहाइंड विथ ओनली approximately 25% of its total land area under forest cover। अगर हम ये बात करें कि इंडिया में कम से कम 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, लेकिन कितना कवर्ड है फॉरेस्ट से इंडिया का एरिया? दैट इज ओनली यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 25%। तो वी आर लैग्स बिहाइंड। दैट वी हैव टू सी, दैट आवर पॉलिसी मेकर्स हैव टू सी। The forest resources in our country are not only inadequate but also unevenly distributed। जो फॉरेस्ट का रिसोर्स है ना हमारे कंट्री में, वो एक तो इनएडिकेट है, साथ साथ वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट का नहीं है सब जगह पे। आउट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट इंडिया में अवेलेबल है उसका 70% इज वैल्यूएबल ट्रीज and most of forests are deciduous और coniferous। जितना भी फॉरेस्ट हमारे पास हैं उसका केवल 70% फॉरेस्ट ही ऐसे हैं जहां पर वैल्यूएबल ट्रीज हैं, और ज्यादातर जो फॉरेस्ट्स हैं दे आर डेसिडुअस और कॉनिफेरस। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये या तो डेसिडुअस हैं या ये कॉनिफेरस है। सो आउट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट ओनली अबाउट 70% इज वैल्यूएबल ट्रीज। Most of the forests are deciduous or coniferous। देखो, we get variety of products from forests। हमको फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। Variety of products we get from forests। Wood used either as timber or firewood is the most important product। तो जो फॉरेस्ट से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है वो है वुड, लकड़ियां, टिम्बर। दे यूज्ड एज टिम्बर और फायरवुड। वो या तो टिम्बर की तरह से यूज करते हैं या वो फायरवुड की तरह से यूज करते हैं। बट वुड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट्स। अगर दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें तो other products include lac, resin, gun, that is gum, cellulose, fodder, tendu leaves and medicinal herbs। हम बहुत सारी चीजें ना वो फॉरेस्ट से पाते हैं। जैसे मैंने वुड का एग्जांपल दिया, वुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। बहुत सारी चीजें उससे होती है। उससे टिम्बर, वो उसका जो टिम्बर है वो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है ना, वो फर्नीचर बनाने में यूज होता है, वो अलग अलग तरह की चीजों में यूज होता है। दैट्स व्हाई दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। इवन बहुत सारे लोग उसको फायरवुड की तरह से भी यूज करते हैं। ठीक है। और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं दे आर लैक, रेसिन, गम, सेल्यूलोज, फॉडर, tendu leaves and medicinal herbs। The forests play an important role in our economy। देखो, हमारा जो इकोनॉमी है उसमें फॉरेस्ट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेस्ट कम हुए तो हमारा इकोनॉमी भी उसी तरह से डिस्टर्ब होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। उसके बाद फॉरेस्ट्स आल्सो परफॉर्म सर्टेन अदर फंक्शंस। फॉरेस्ट और बहुत सारे काम भी करता है। फंक्शंस सच एज रेगुलेटिंग एयर करेंट्स। देखो, ये जो फॉरेस्ट्स है ना, ये एयर करेंट्स को रेगुलेट करते हैं। अभी आप समझिए कि वाई फॉरेस्ट आर सो इंपॉर्टेंट। तो दे हैव मेनी फंक्शंस लाइक दे रेगुलेट एयर करेंट्स। वो एयर करेंट्स को रेगुलेट करते हैं।
दे मॉडरेट फ्लड्स, वो फ्लड्स को मॉडरेट करते हैं। एरियाज वेयर देयर इज नो फॉरेस्ट, उन एरियाज में जहां पे फॉरेस्ट नहीं है वहां पे फ्लड आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये जो फ्लड की जो प्रॉब्लम है ना उसको कम करते हैं, फ्लड्स का जो ऑकरेंस है उसको कम करते हैं, और वी कैन से दैट मॉडरेट फ्लड्स। ठीक है, देन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। डियर स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट है तो सॉइल इरोज होने से बच जाता है, बिकॉज जो रूट्स होते हैं ना ट्रीज के और प्लांट्स के, वो सॉइल को बाउंड रखते हैं, ठीक है ना, उसको टाइट रखते हैं, तो इरोजन नहीं होता। लेकिन अगर फॉरेस्ट ना हो तो सारा सॉइल इरोड होता चला जाएगा। उसके बाद कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कि दे कंजर्व मॉइस्चर ऑफ सॉइल। और जो लास्ट है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फॉरेस्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, we have discussed many topics of the chapter. We discussed about what is mountain vegetation. हमने ये डिस्कस किया कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाएं माउंटेन वेजिटेशन का जो टाइप है वो बदलता चला जाता है। मैंने आपको बताया कि जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज हैं या जो शिवालिक्स हैं वहां पर डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना। और जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे और हाइट पे गए तो आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे, उससे भी ज्यादा हाइट पे चले गए तो आपको अल्पाइन वैरायटी के ट्रीज मिलेंगे, अल्पाइन टाइप्स ऑफ ट्रीज। और अगर उससे भी ज्यादा हाइट पे गए तो वो एरियाज हैं जो परमानेंट स्नो से कवर्ड रहते हैं। क्लियर। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। मैनग्रोव फॉरेस्ट ये वो फॉरेस्ट हैं जो अगर इंडिया की बात करें तो दे आर द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रीजन, वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रीजन का जो डेल्टा है वहां पे पाए जाते हैं। और इंडिया में उसका एग्जांपल सुंदरबंस है। वाई सुंदरबंस? बिकॉज सुंदरी ट्रीज आर फाउंड देयर, वहां पे सुंदरी ट्रीज आपको मिलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सुंदरबंस। और मैंने बताया था कि बहुत बहुत वैल्यूएबल ट्रीज हैं, बहुत वैल्यूएबल इसका टिम्बर होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में और बोट्स बनाने में यूज करते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स। व्हाट वी डिस्कस्ड, हम लोगों ने डिस्कस किया कि फॉरेस्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और या पूरी दुनिया के लिए। आज के डेट में इंडिया के पास बिटवीन 25 to 27% लैंड एरिया जो है दैट इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट, जबकि हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू दैट कितना एरिया कवर होना चाहिए, दैट शुड बी 33%, लेकिन अभी हम उससे बहुत पीछे हैं। और अगर पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करें तो पूरे वर्ल्ड का 17% के आसपास पॉपुलेशन विच लिव इन आवर कंट्री, हमारे देश में 17% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट की बात करें तो दैट इज ओनली 2% इन आवर कंट्री। सो आवर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है दैट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू दीज सिचुएशन। हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो कम से कम 33% हो जाए, एंड दैट इज द आइडियल कंडीशंस। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, तब हम लोग उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ फॉरेस्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन दैट प्लीज रीड ऑल द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर. We will come with few new topics of the chapter in next class. In next class we will discuss about the wildlife. We have already discussed about natural vegetation. हम लोगों ने natural vegetation के बारे में डिस्कस कर लिया. अब next class में we will discuss about wildlife. So it is good to read the topic before my class. अगर आप टॉपिक पूरा पढ़ के आएंगे तो it will be easy to understand. Okay, so that's all for today's topic. Please read all the topics. We will meet in next class with new topic as wildlife.
Till then, thank you and have a nice day.